तो क्लास 10th वाले बच्चों, डेट है 28 ऑफ अगस्त 2020। क्लास 10 साइंस चैप्टर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मत पढ़े, अब बहुत क्लास आगे निकल चुका है। जो लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, फोन पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपना होमवर्क बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है। क्वेश्चन है मतलब टॉपिक है लेक्चर नंबर 4। एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो। टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। ये टॉपिक नंबर 4 है आपका। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। ठीक है। तो अपना बुक निकाल लो एनसीईआरटी का थोड़ा, और देखो एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। देखो एक एक्टिविटी है, निकालो। पेज नंबर 44 है शायद, पेज नंबर 44 एनसीईआरटी पेज नंबर 44। क्या कह रहा है एक्टिविटी के लिए बच्चों? देखो बोल रहा है कि कुछ मेटल्स का सैंपल कलेक्ट करना है ना। उस सैंपल्स जो कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग मेटल में, उसमें सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है। पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम हवा में आग पकड़ लेता है, वो भी हाईली एक्सोथर्मिक। ठंडा से ठंडा पानी में आग पकड़ लेता है। तो उस ऐसा मेटल सोडियम पोटेशियम जो हवा और ठंडे से ठंडे पानी के साथ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ नहीं करेंगे। कारण क्या है? इस चैप्टर में जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इस चैप्टर का मेन मोटिव है ये पता लगा लेना कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम। तो सोडियम पोटेशियम तो हम लोग जान ही गए कि ज्यादा रिएक्टिव है, अब उसको अलग से एसिड के साथ टेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो बाकी कुछ और मेटल्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है एक्टिविटी 3.11 पेज नंबर 44। तो मैग्नीशियम लेने के लिए बोला है। देख लो किताब में, देखो किताब में बुक निकाल के, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ठीक है। इन सबको लेने के लिए बोला है। ठीक। और इन सबको रिएक्शन करवाने के लिए बोला गया है डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड मतलब वाटर का क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा लेना है। डाइल्यूट एसिड के साथ इन सब मेटल्स को रिएक्ट करना है। अब रिकॉल इन चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये रिएक्शन हम लोग ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी पहले ही पढ़ लिया था। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पहले भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद फॉर्म रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो लोग 10, 15, 20 बड़े अच्छे बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, लोग बात को समझो, बात को समझो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सारा ही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वाला ही पैटर्न शो करेगा। बट क्या वो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आप डाइल्यूट एसिड पानी के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर रहे हैं, वो जो एसिड में पानी का मात्रा है उसमें हाइड्रोजन गैस की वजह से बबल्स फॉर्मेशन होगा। चैप्टर 2 में पढ़े थे। टॉपिक ये है कि सारा ही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बट करना क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस जो बनेगा, बुलबुला बनेगा, उसका फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। जिस मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ एसिड फिक्स रखेंगे, रिएक्शन करवाने के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस पानी में बुलबुला बनाएगा। जो मेटल बहुत तेजी से बुलबुला का फॉर्मेशन कर जाए, वो हम लोग मान के चलेंगे कि उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। कुछ लोग चैप्टर नहीं समझ रहे, बाकी लोग समझ रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना इंपॉर्टेंट बात नहीं था। जब ऑक्साइड बन रहा था तो उसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसा ऑक्साइड बन रहा है। ऐसा ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल है क्या, कौन हवा में आग पकड़ लेता है, कौन नहीं पकड़ता है, किसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर खुद से बन जाता है, किसमें बर्नर में फेंकने पर वो जलता है। उस तरह से हम लोग पता लगाते कौन ज्यादा रिएक्टिव है। कल पढ़ा पानी के साथ मेटल का रिएक्शन, तो मेटल का तो पानी के साथ रिएक्शन एक जैसे होगा। बट देखे कोई कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, कोई कोल्ड वाटर में भी आग लगा दे रहा है, कोई कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहा, हॉट वाटर में कर रहा है, कोई फ्लोट कर रहा है कोल्ड वाटर में, तो कोई हॉट वाटर में फ्लोट कर रहा है, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है और कोई कर ही नहीं रहा है। इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी का आइडिया लगाते हैं। उसी तरह से आज वाले में सारा ही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। बट वो जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा पानी में, डाइल्यूट है, वो जो पानी में जो बुलबुला बनेगा वो देखना है। जिस मेटल के साथ वो जो बबल्स फॉर्मेशन का स्पीड ज्यादा होगा, वो हम लोग मान के चलेंगे कि उस मेटल का रिएक्टिविटी उस फलाना एसिड के साथ ज्यादा होगा।
ठीक है, एक चीज। और दूसरा चीज ये भी करना है कि ये रिएक्शन चैप्टर 2 में पढ़े थे, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक है तो आग लगते हुए तो नहीं दिखेगा, सोडियम पोटेशियम नहीं लोगे तो थर्मोमीटर लगाना है पूरे रिएक्शन में, और थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज देखेंगे। जिस मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा और टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा, उसमें भी हम लोग मान के चलेंगे कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी जो है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इस रिएक्शन को टेक फॉरवर्ड करना है। तो 5 लेने के लिए बोला है, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम, और रिएक्शन करवाना है। जब मैग्नीशियम का करवाएंगे, डाइल्यूट एसिड में बोला HCl लेने के लिए, देख लो एक बार देख लो, वैसे तो आप H2SO4 के साथ ही कर सकते हैं, बट बोला है कि अब बार बार एसिड ही चेंज करोगे तो कैसे रिएक्टिविटी पता चलेगा। एसिड फिक्स रखो, जैसे HCl फिक्स रखा, और Mg प्लस HCl करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस थोड़ा अपने से कर लेना, हो सकता है मैंने जो बैलेंसिंग किया उसमें कुछ गड़बड़ हो, अपने से कर लेना। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इन सबका थोड़ा सा आप लोग बैलेंसिंग कर लेंगे तो सारा तो एक जैसा ही हुआ। तो यहीं पर बच्चे पूछते हैं कि सारा तो सर एक जैसा ही हुआ, पता क्या चलेगा? अभी तो बताया, एक्सपेरिमेंट करना था इसको लैब में। हाइड्रोजन गैस का बबल्स फॉर्मेशन देखेंगे और टेम्परेचर राइज देखेंगे थर्मोमीटर में, तो हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम के केस में जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन रहा था, उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम में होगा, फिर जिंक में होगा, फिर आयरन में होगा। और कॉपर को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, हम लोग देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा HCl के साथ। और सिर्फ बबल्स का फॉर्मेशन ही नहीं, थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज जब हम लोग देखेंगे तो वो भी मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन में होगा। इस तरह से मोटा मोटी हमें एक आइडिया लग जाएगा इन 4-5 मेटल्स में एसिड के साथ रिएक्टिविटी मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा, एल्यूमिनियम का जिंक से ज्यादा, जिंक का आयरन से ज्यादा। पहले से पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम सोडियम का ज्यादा, कैल्शियम मैग्नीशियम में कल पढ़ चुके हैं कैल्शियम का ज्यादा, फिर देख रहे हैं मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का। कॉपर पीछे चला जा रहा है, सिल्वर गोल्ड पीछे चला जा रहा है। इस तरह का 3 केमिकल रिएक्शन से, और एक रिएक्शन हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है, जो कि इस चैप्टर का समरी है, कि मेटल्स रिएक्टिव तो होता है, बट कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। 12th खत्म होने तक आपको कई तरह के केमिकल रिएक्शन से निकाल के लेके जाना है मेटल्स को, बट मोटा मोटी 4 फॉर्म में। पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके, और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके। जो कि चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूंगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो तुम लोग पढ़े हो। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता था, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट वाला जिसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो मेटल, डिस्प्लेसमेंट जिस मेटल को कर दे उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये तीनों केमिकली और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हमको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि मेटल्स तो हर मेटल रिएक्टिव है, बट कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ये हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके, एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सॉल्ट करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। इसको पहले लिख लो आराम से। अब इसी में रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं 9th में 10th में, यूनिवर्सिटी में टॉपिक, एक डेफिनेशन, एक थ्योरी तो लिखते हैं, बट लिखते लिखते साथ में कुछ और बातें आ जाती हैं, जो कि हमें अंडरलाइन करके लाइन बाय लाइन याद करना पड़ता है। अब याद ये करना है कि मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ तो करवा दिया, बट एक स्ट्रॉन्ग एसिड में से है नाइट्रिक एसिड, उसके बारे में अलग से याद करना है। नाइट्रिक एसिड के बारे में अलग से याद करना है, इसको एकदम नोट बना करके याद करना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है जब मेटल्स रिएक्ट करता है एक खास एसिड
नाइट्रिक एसिड के साथ, जैसे कि ये मेटल है एल्यूमिनियम, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना, 9th क्लास में पढ़ना था, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट का 1, दिस इज AlNO3 का होल थ्राइस, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये एक मेटल है, ये एक एसिड है, बट यहाँ पर H2 नहीं बन करके H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। सारे एसिड्स के साथ नहीं होगा, इट विल जस्ट अकर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वाई ये आता है परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, इसको याद कर लेना है। पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन्वॉल्व है। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस बनना तो हाइड्रोजन ही है, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा देता है पानी में, अपना ऑक्सीजन को H2O के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हटा रिड्यूस हो जाता है, और ये रिड्यूस होकर के कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड, कभी नाइट्रस ऑक्साइड, कभी N2O, कभी NO, कभी NO2, इस तरह का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं। बुक में सिलेबस में आपका रिएक्शन तो नहीं है, बट ये आपको याद करना है कि जनरली मेटल्स जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होकर वाटर इवॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, तो आपको बताना है नाइट्रिक एसिड बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है और खुद किसी तरह का नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हो गई। बट इसी में मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल है, ये किसी तरह से वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम का, मैंगनीज का, ये बड़ा ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है। केवल दो ही मेटल है नोन में, मैग्नीशियम एंड नाइट्रिक एसिड। एकदम वेरी डाइल्यूट करना है, बिल्कुल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज को करोगे तो देखो अभी हमने पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ H2 नहीं बनता है, H2O बन जाता है, बट यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम और मैंगनीज का, क्यों क्या किसलिए वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी है। याद करना है आपको कि मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करता है बट H2 के जगह पर H2O बना देता है। बट दो खास मेटल्स मैग्नीशियम और मैंगनीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके किसी तरह से हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन कर सकता है। इसको हम लोग याद करेंगे। इस पूरे रिएक्शन में व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड में हमें इतना टॉपिक पढ़ना था। अब थोड़ा सा नोट बना के एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ लो। तो एक्वा रेजिया, कभी अगर आप लोग ज्वेलरी वगैरह के दुकान पर गए होंगे मम्मी के साथ या फिर पापा के साथ, या फिर कुछ बॉयज लोग हैं गिफ्ट खरीदने ज्वेलरी के दुकान में भी जाते होंगे, पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। 10th वाले हैं, 2-3 का तो नाम भी मैं जानता हूँ, बताऊंगा नहीं वीडियो में। तो उन्होंने देखा होगा ज्वेलरी के दुकान पर, क्यों प्रतीक देखा है कि नहीं, है ना, ज्वेलरी के दुकान पर देखा होगा एक मिक्सचर रहता है जिसका इस्तेमाल गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स को गलाने के लिए, शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। छोटा सा कंटेनर टाइप में रखा हुआ रहता है ना, उसका इस्तेमाल स्तूप टाइप में रखा हुआ रहता है, उसका इस्तेमाल करते हैं गोल्ड वगैरह का, चाहे सिल्वर वगैरह का ऑर्नामेंट्स को गलाने वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसी को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। ये आपको स्कूल लैब में तो नहीं दिखेगा, ये ज्वेलरी के दुकान पर ही, ज्वेलर्स के पास दिखेगा। ये क्या होता है, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। हम 9th क्लास में पढ़े थे, मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है। ये नहीं कि इसका फॉर्मूला पूछने लगो, ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है ना, ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसका रेशियो 3:1 में, एसिड कंसंट्रेटेड HCl का रेशियो 3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो 1। इन दोनों का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। ये क्या कर सकता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू अलोन। HCl गोल्ड को गला सकता है
NaCnO3 का, बट इन दोनों से मिला हुआ जो मिक्सचर है एक्वा रेजिया, ये पिघला सकता है इवन गोल्ड प्लेटिनम को भी। इट इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड और इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स, ये बहुत कम ऐसे रिएजेंट्स में से है दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एज वेल एज प्लैटिनम। इसके वजह से इसका इस्तेमाल ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर्स जो है करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना बिकॉज इज अ मिक्सचर, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल कंपाउंड। मिक्सचर के बारे में केमिस्ट्री में कुछ क्या पढ़ोगे है ना। पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, आंसर आपका होमवर्क रहेगा, खुद से आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ट्यूशन कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन को एक बार डिस्कशन कर लेंगे। पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लो। पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 15 निकालो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, पढ़ो। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज गोल्ड स्मिथ। He promised to bring back the glitter of old and dull gold का ornaments है। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? ठीक है, समझ में आ गया ही होगा बहुत लोगों को क्वेश्चन। गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं मम्मी लेडीज लोगों के पास जो होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है लगातार यूज करने के बाद। कल हमारे एक स्टूडेंट अजहर ने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा फोन पर, वेरी गुड क्वेश्चन। ही आस्क्ड कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आपके घर में मम्मी से भी पूछोगे, आप खुद भी देखे होगे, जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है वो थोड़ा दिन यूज करने के बाद वो डल होने लगता है, मतलब वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर बन जाता है, जैसे आयरन के ऊपर भी लेयर बन सकता है, वैसे सिल्वर और गोल्ड के ऊपर भी बन जाता है। ऐसा हमें लगता है क्योंकि ऑर्नामेंट्स डल हो जाता है। तो मिस्टर अजहर पूछ रहे थे कि जब सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं तो उसके ऊपर डल अपीयरेंस कैसे आ जाता है। तो उसका आंसर ये कि जो ऑर्नामेंट्स मम्मी या फिर आप लोग यूज करते हैं, चाहे ज्वेलरी के दुकान में इस्तेमाल होता है, वो प्योर गोल्ड का बना हुआ नहीं रहता है। उसके साथ जो आप ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं उसमें निकेल, कॉपर, इन सब का भी छोटा छोटा अमाउंट डाला रहता है, तभी तो कैरेट में गोल्ड मेजर किया रहता है। वो जो प्योर गोल्ड छोड़ करके बाकी जितना भी मेटल्स उस ऑर्नामेंट्स में लगाया जाता है वो सब एयर में मौजूद ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके वजह से ऑर्नामेंट्स वगैरह डल हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहा था कि एक आदमी है वो घर घर घूम रहा था और वो बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट्स वगैरह है और डल हो गया है तो लाइए मैं उसको चमका देता हूं। तो एक बूढ़ी लेडी ने अनसस्पिशियस थी, बूढ़ी लेडी ने दे दिया बैंगल्स कि लो भाई देख लो क्या होता है। तो उसने उसको एक सॉल्यूशन में डुबाया, निकाला, पूरा जो गोल्ड का बैंगल है वो चमक तो रहा था, बट लेडी को पता चला कि वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था। तो पूछ रहा है कि क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, वो जो बैंगल्स है गोल्ड का ऑर्नामेंट का बैंगल्स, उस आदमी ने एक्वा रेजिया में डाल दिया होगा। एक्वा रेजिया में डालने पर क्या हुआ, उसके ऊपर का जो ऑक्साइड का लेयर है जिसके वजह से डल अपीयरेंस आ गया था वो तो पिघल ही गया, लेकिन एक्वा रेजिया हमने पढ़ा है कि ये गोल्ड को भी पिघला सकता है। तो वो जो गोल्ड का बैंगल था उसका भी कुछ हिस्सा को पिघला दिया होगा, जिसके वजह से ही वजन जो है उस गोल्ड के बैंगल्स का कम हो गया होगा। तो ये गलती है, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चमकाने के लिए हम लोग एक्वा रेजिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ऑक्साइड का लेयर है उसको तो डिसॉल्व कर ही जाएगा, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे गोल्ड को ही डिसॉल्व कर जाए। तो ये सब काम है एक्वा रेजिया का। पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 15 आंसर अपने लैंग्वेज में लिख लेना। आंसर तो बस होगा किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया तो एक्वा रेजिया का,
इतना ही आंसर होगा। और ये टॉपिक यहां पर हो गया खत्म। 3 केमिकल रिएक्शंस प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के मदद से अब हमें मोटा मोटी मालूम है कि सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद बारी है कैल्शियम मैग्नीशियम की, फिर अभी इसमें देखा एल्यूमिनियम की बारी है ना, मैग्नीशियम की बारी है। 3 केमिकल रिएक्शंस प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि हर मेटल्स रिएक्टिव तो है ही, बट ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन, उसके लिए हम लोग को जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया जा रहा है इसको ध्यान से लिखना है। कल हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट वीडियो को, घर पर नोट्स बनाओ, बढ़िया से तैयारी करो। और कुछ दिनों में ऑफलाइन मोड पर भी क्लास खुलने वाला है, तो जो लोग ऑफलाइन में भी आने वाले हैं उन लोग मेरे को फोन करके बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में 3 बजे डेली क्लास का टाइमिंग रहेगा और इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो टाइम है। और जो लोग थोड़े दूर से आते हैं या फिर जो लोग नहीं आ सकते हैं, घर पर ही ऑनलाइन क्लास बिल्कुल सेशन एंडिंग तक चलेगा आपका। आराम से घर पर बैठे भी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।